Hello everyone. So now we are at the next chapter, to be precise, at the next chapter of Polity Class 11th NCERT. लास्ट में हमने किया था जुडिशरी। इससे पहले की क्लास हमारी जुडिशरी की थी, तो उसको जरूर पढ़ लें, उसको मिस नहीं करें। ये हमारी क्लास है फेडरलिज्म के ऊपर। ठीक है, ये किसके ऊपर है? फेडरलिज्म के ऊपर है। फेडरलिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है? डिविजन ऑफ पावर। डिविजन ऑफ पावर, व्हाट डज दैट मीन? कि पावर कभी भी एक हैंड पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगी। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब किसी के एक के हाथ में सारी पावर नहीं रहेगी। उस वो कॉन्सेंट्रेटेड अगर हो जाती है पावर, तो उस केस में टायरेनी और इन सब की प्रॉब्लम आती है सामने। तो फेडरलिज्म इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर देर इज अ डिविजन ऑफ पावर। ठीक है, अब देखते हैं। यहां पर देखिए, फेडरलिज्म, a system of government in which powers have been divided between center and its constituent parts such as states and provinces. तो फेडरलिज्म क्या है? जब आपकी पावर को डिवाइड कर दिया गया है, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है सेंटर और स्टेट में। अब हम इंडिया की बात करें तो कि सेंटर के पास भी पावर्स है और स्टेट के पास भी पावर्स है। अब किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, यूनिटरी टिल्ट, इसके बारे में अभी तक मैंने नहीं बताया है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और फिर हम उस पर पहुंचेंगे। चलिए, तो जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, देखिए फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस है। फेडरल, एक होता है फेडरल सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अगेन, फेडरल सिस्टम जिसमें डिवीजन ऑफ पावर हो, यूनिटरी होता है जहां पे पावर एक जगह पे हो सारी। राइट, अब देखो, दो काइंड्स ऑफ फेडरेशन आपको मिलेंगे, दो तरीके के फेडरेशन आपको मिलेंगे। कौन कौन से? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे हम इंडिया की जब बात करते हैं तो वो क्या है? होल्डिंग टुगेदर। हम यूएसए की बात करते हैं, वो कमिंग टुगेदर। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर क्या है? इंडिया के अंदर पहले से स्टेट्स थे और बाद में आ, जो पावर थी उसको सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसमें भी पावर सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ टिल्टेड है। मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था, फेडरेशन विद यूनिटरी टिल्ट, वही है यहाँ पे। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? स्टेट्स पहले से ही थे, अब बाद में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो पावर थी उसको सेंटर और स्टेट में बांट दिया गया, और सेंटर का यहाँ पे ज्यादा रोल है, जैसे कि इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। कमिंग टुगेदर का क्या मतलब है? स्टेट इंडिपेंडेंट थे, वो सारे इंडिपेंडेंट स्टेट आके मिलकर एक लार्जर यूनिट बनाते हैं। इस केस में दोनों के पास बराबर की पावर होती है, और इसीलिए यहाँ पे स्टेट के पास पावर है कि वो जो लार्जर यूनिट है उससे टूट के अलग हो सके, जबकि इंडिया के अंदर स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके, रिसीड हो सके। ठीक है, और यही कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 1 में यही चीज लिखी हुई है कि इंडिया के पास, इंडिया के स्टेट्स के पास नहीं है इतनी अथॉरिटी कि वो इंडिया से अलग हो सके। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है? फेडरेशन विद यूनिटरी टिल्ट है, प्लस यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि सारे स्टेट्स ऑलरेडी पहले से साथ में थे। बस हमने फेडरेशन क्यों अपनाया है? ताकि बाद में पावर दे सके हर एरिया में, और इससे जो कन्वीनियंस कन्वीनियंस के लिए कि इनको डेमोक्रेसी को चलाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, सिर्फ इस वजह से। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कि बताओ फेडरेशन के फीचर्स क्या क्या है, इंडिया का फेडरल सिस्टम है, इसके फीचर्स क्या क्या है? यू हैव 10 सेकेंड्स, मैं कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ। आपके हिसाब से इंडिया एक फेडरल कंट्री है, फेडरेशन, यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके क्या क्या डायमेंशन है, या क्या क्या प्रूफ एक तरीके से कैसे, तो क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ फेडरेशन, ये बताना है आपको। फीचर्स बताने हैं, जल्दी बताइए। चलिए, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला फीचर है ड्यूअल
और टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूअल सेट ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि एक सेंटर पे है और दूसरा स्टेट लेवल पे है, ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट। तो अब सेंटर और स्टेट को अलग अलग पावर मिली है, यानी कि ये कैसा हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, क्योंकि पावर को डिवाइड कर दिया हमने। यस। और इसमें एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अ थर्ड लेयर गवर्नमेंट। थर्ड टीयर गवर्नमेंट कौन सा है? थर्ड टीयर गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज। तो म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, ये थर्ड टीयर गवर्नमेंट शो करता है। और ये दिस आइडिया इज वेरी पेक्यूलियर इन इंडिया। जनरली आपको ड्यूअल सेट ऑफ गवर्नमेंट मिलेगा, बट इंडिया में एक्चुअली थ्री टीयर गवर्नमेंट है, यानी कि पावर्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, राइट। अब जो मैं आपको बता रही थी आर्टिकल 1 के बारे में कि भारत स्टेट, आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। Dr. Ambedkar had stated in the Constituent Assembly that the word union has been used advisedly because it has certain advantages. अब देखो यहां पर ये जो वर्ड यूनियन का इस्तेमाल किया गया है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आर्टिकल 1 में दिया हुआ है भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर यूनियन क्यों लिखा गया, फेडरल क्यों नहीं लिखा गया? यूनियन इसलिए लिखा गया है क्योंकि इंडिया दो फेडरेशन है, लेकिन इसका यूनिटरी टिल्ट है। इसीलिए जो स्टेट्स हैं उनके पास राइट नहीं है से सीड करने के, स्टेट्स के पास राइट्स नहीं है कि वो चाहे तो इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा उनके पास राइट्स नहीं है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि अब वो एक स्टेट अचानक से उठेगा, बोलेगा कि अब हमें इंडिया का पार्ट नहीं रहना, हम अलग होना चाहते हैं, ऐसा राइट स्टेट के पास नहीं है। क्लियर? तो जैसे कि मैंने आपको ये थर्ड टीयर गवर्नमेंट बताया था, आप मुझे बताएंगे कौन से आर्टिकल्स में ये इंक्लूड किए गए थे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन से सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इनको इंक्लूड किया गया था, बताइए। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इनको इंक्लूड किया गया था? एंड लेट मी टेल यू, फेडरेशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यही इसी के ऊपर है, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड किया गया था? 73rd एंड 74th, ठीक है। 73rd एंड 74th में इंक्लूड किया गया था पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है फेडरल सिस्टम का, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टेल मी, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम का फीचर कैसे हो सकता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम का फीचर कैसे हो सकता है, ये बताओ। आपको पता है ना, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जैसे यूएसए में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वही ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन का रिटन नहीं है, उसका कन्वेंशन के बेसिस पे चलता है। तो बताइए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसे एग्जाम्पल हो सकता है फेडरल सिस्टम का? कैसे ये फीचर हो सकता है फेडरल सिस्टम का? देखो, फेडरल सिस्टम का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ पावर। वन सेकेंड। फेडरल सिस्टम का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ पावर, है ना, कि पावर डिवाइडेड रहे। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो उस पे एम्फेसिस रहेगा, यानी कि ये क्लियरली डिवाइडेड आपको पावर्स दिख जाएंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। यही अगर कन्वेंशन पे होता तो और लाइंस बहुत ज्यादा ब्लर होती, है ना। कन्वेंशन में तो ऐसा होता है कि अभी ऐसा चल रहा है तो इसको मान लो, कुछ रिटर्न तो है नहीं, प्रूफ तो है नहीं, तो उसको चेंज किया जा सकता है। बट क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये दिखाता है कि ये जो हमने डिवीजन ऑफ पावर्स किए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और इनको
कुछ केसेस के अलावा आप इनको छीन नहीं सकते। नेक्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन ये भी फेडरल सिस्टम को दिखाता है, फीचर है फेडरल सिस्टम का। क्यों? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को यूनियन या स्टेट से ऊपर माना जाता है, राइट? किसी के पास भी, चाहे यूनियन हो या स्टेट हो, किसी के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करने की कोई मतलब ऐसा कुछ उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो ओवरराइड कर सके या डिसरिगार्ड कर सके। तो इस केस में भी क्या होगा, जो डिवीजन है पावर की वो फिक्स्ड रहेगी, एंड देर विल नॉट बी एनी सेकंड थॉट्स अबाउट इट। ठीक है। लास्ट है, नहीं सेकंड लास्ट, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। बताइए, आपका लिखा भी हुआ है सामने, बताइए कैसे। बताइए, आई एम लुकिंग एट योर आंसर्स। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट कैसे प्रूव करता है फेडरल सिस्टम को? सिंपल सा है। देखिए, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स होने का क्या मतलब है, फेडरेशन में ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट की पावर्स को इंक्रोच करने की कोशिश करे, यानी उनकी पावर को छीनने की कोशिश करे, या उस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करे। या ये भी हो सकता है कि जो यूनियन है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे उनके राइट्स पे दबदबा बनाने की कोशिश करे। इन सारे ही केसेस में जो कोर्ट्स हैं वो इस चीज को क्या करेंगे, नल एंड वॉइड साबित कर सकते हैं। अगेन एज आई एम सेइंग, कुछ केसेस छोड़ के, जैसे कि अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चल रहा है ना, स्टेट के अंदर, तो उस केसेस में, और भी तीन चार केसेस जो हमने पहले पढ़े थे, उन केसेस के अंदर आपका जो सेंटर है वो लॉ बनाता है। जैसे पार्लियामेंट अगर बोल दे, राइट, उनके अंदर वोटिंग हो जाए, वो पास कर दे किसी पर्टिकुलर इशू को, तो भी सेंटर बनाता है। तो कुछ केसेस छोड़ के अदरवाइज कोर्ट्स देखते हैं कि कहीं किसी के राइट्स को ओवरराइड तो नहीं किया जा रहा। अगर किया जा रहा है तो फिर उसको जो कोर्ट्स हैं उसका ध्यान रखते हैं। इसीलिए ये भी फेडरल सिस्टम का फीचर माना जाता है। लास्ट इज रिजिडिटी। व्हाट इज रिजिडिटी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? जल्दी बताओ। कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड या फ्लेक्सिबल? यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, कुछ पार्ट्स रिजिड हैं, कुछ पार्ट्स फ्लेक्सिबल हैं, तो ये दोनों का ही मिक्सचर है। बट अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो उसमें रिजिडिटी वाला जो पार्ट है वो यूज में आता है। कैसे रिजिड होने का मतलब, कुछ एरियाज है कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको आप अमेंड नहीं कर सकते इतनी आसानी से। तो ये किस में हेल्प करते हैं, वापस डिविजन ऑफ पावर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड दैट इज वाई दिस ऑल्सो शोज द this is also one of the features of federal system of India. Clear? If you have any questions, this is the right time to ask. ओके, नो क्वेश्चन। वेरी वेल, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। तो याद रखना, ये रिजिडिटी फेडरल सिस्टम का है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी यूनिटरी जो फीचर है उसका है। तो आपको दोनों मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। एक तो फेडरल फीचर फेडरल सिस्टम के लिए, एक फीचर यूनिटरी के लिए। तो याद रखना कि रिजिडिटी फेडरल का पार्ट है एंड यूनिटरी फ्लेक्सिबल का पार्ट है। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल यूनिटरी को शो करता है, यूनिटरी फीचर को शो करता है। क्लियर?
चलिए, तो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यूनिटरी फीचर्स को कौन कौन से शो करते हैं। यूनिटरी फीचर को इंडियन यूनियन में कौन कौन से फीचर्स है जो यूनिटरी को शो करता है। यूनिटरी का क्या मतलब है कि सेंटर की तरफ थोड़ा झुकाव आ जाता है। तो जैसे अगर हम कहें फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने अभी बताया ना फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी दोनों का ही मिक्सचर है, ये हमें पता है। कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जिनको इजीली अमेंड किया जा सकता है, कुछ ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए बहुत मतलब मेहनत लग जाती है, राइट। तो अमेंड इतनी आसानी से नहीं हो सकता। यस, डोंट वरी, आई एम लुकिंग एट योर क्वेश्चंस आल्सो। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि यूनिटरी फीचर क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे यूनिटरी फीचर है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट इजिली चेंज कर सकता है, राइट। और रिजिडिटी में क्या है, पार्लियामेंट इजिली चेंज नहीं कर सकता। तो उसमें दिखाता है कि चलो भाई दोनों के पास पावर है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर नहीं है। नेक्स्ट, मोर पावर वेस्ट विद द सेंटर। ये तो हमें पता ही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है बट विद यूनिटरी टिल्ट। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा होता है कि दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव हो जाए या दोनों के बीच में कभी चूज करना पड़ जाए, तो वेटेज ज्यादा किसको मिलती है, यूनियन को मिलती है, ठीक है, सेंटर को मिलती है। नेक्स्ट, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। तो यहां पर देखो, जैसे रिप्रेजेंटेशन अगर अपर हाउस में देखा जाए यानी कि राज्यसभा में देखा जाए, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट्स है, ठीक है, और गोवा में सिर्फ एक है राज्यसभा की सीट, क्योंकि पॉपुलेशन के बेस पे है। जबकि एक आइडियल फेडरल सिस्टम में सभी स्टेट्स को बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलता। मतलब गोवा से अगर 1 है, तो यूपी से भी 1 होना चाहिए था। ठीक है, उसको कहते हैं फेडरल, क्योंकि सबको बराबर का मिल रहा है। बट यहाँ पर क्या है, ये चीज दिखाती है कि यूनिटरी फीचर है, क्योंकि आ, यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा के अंदर सीट्स अलॉटेड है। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या था, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी क्या करता है, चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, दोनों ही केसेस में एग्जीक्यूटिव किसका पार्ट होता है, लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। जबकि ये डिविजन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। तो अगेन ये भी क्या दिखाता है, यूनिटरी फीचर दिखाता है। नेक्स्ट, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। अब देखो, लोकसभा इस हमारे सिस्टम में क्या है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। क्यों, हमें पता है वहीं से कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर वहीं से है, कैबिनेट वहीं से है, जिनका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर है। तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, और दोनों में अनइक्वल पावर्स है। ये भी किसका है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। कहीं पे भी अनइक्वल पावर है मतलब फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, वो यूनिटरी है। नेक्स्ट, इमरजेंसी पावर। वी ऑलरेडी नो जितने भी इमरजेंसी वाले होते हैं, इमरजेंसी पावर्स, इस केस में सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अभी जैसे मैंने बताया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी अगेन क्या शो करता है कि सेंटर और स्टेट पे अलग अलग जुडिशरी नहीं है। सेंटर पे जो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो सबसे ऊपर है ना। स्टेट वाला क्या होता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से भी ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। अगेन ये डिवीजन ऑफ पावर, बराबर तो पावर नहीं हुई दोनों की, तो ये भी यूनिटरी फीचर हो गया। सिंगल सिटीजनशिप कैसे, अगर स्टेट उतना ही पावरफुल होता तो एक तो सेंटर का होता सिटीजनशिप और एक स्टेट का होता, पर वो तो नहीं है। अगेन ये क्या शो करता है कि यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट, गवर्नर्स अपॉइंटमेंट। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, देखो गवर्नर का, यस, देखो गवर्नर कहाँ पे है, स्टेट के लिए है ना। अब स्टेट के लिए है तो स्टेट वालों को अपॉइंट करना चाहिए ना गवर्नर को, पर ऐसा नहीं होता, सेंटर से अपॉइंट होके आते हैं, राइट। गवर्नर क्या होता है, सेंटर से अपॉइंट होके आते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। आप मुझे बताएंगे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट का इसमें रोल है या नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन। न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन का मतलब कि नया स्टेट बन सकता है। तो आप पढ़ेंगे आर्टिकल 3 है, जिसके अंदर ही मेंशन्ड है, 3 ही है शायद, एक बार आप चेक कर लेना, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा घटा सकते हैं, या फिर ऑल्टर कर सकते हैं टेरिटरी को। तो नया स्टेट का फॉर्मेशन स्टेट के पास होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो पार्लियामेंट के पास है। अगेन क्या दिखाता है, यूनिटरी टिल्ट। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये जितने भी आईएएस आईपीएस आईआरएस हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज,
इसमें क्या है, ये सेंटर ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू जो सेंटर है वो स्टेट की मशीनरी के साथ क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, बिकॉज ऑफ विच अगेन इट शोज यूनिटरी। लास्ट है इंटीग्रेटेड, मतलब इस पेज का इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी का क्या मतलब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है जो हर जगह का इलेक्शन कराता है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को कौन चूज करता है, प्रेसिडेंट, जो कि कहाँ का है, सेंटर का। तो अगेन ये दिखाता है कि उसके पास ज्यादा पावर होगी स्टेट से। नेक्स्ट इज वीटो ओवर स्टेट बिल्स। अभी वीटो क्या है, देखिए गवर्नर जो है स्टेट का, वो बिल्स, कुछ पर्टिकुलर बिल्स प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है, किसके लिए रिजर्व करके रखता है, चाहे ताकि प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल सके। तो अब जब सेंटर का है, मतलब स्टेट का है, तो उसको प्रेसिडेंट के अप्रूवल की क्यों जरूरत पड़ी, वो तो सेंटर का हो गया। तो अगेन क्या दिख रहा है, सेंटर के पास ज्यादा पावर हो गई। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। अब हमें पता है कैग के बारे में कि प्रेसिडेंट कैग को अपॉइंट करता है और वही ऑडिट करता है हर जगह। अगेन यहाँ पे सेंटर ज्यादा पावरफुल हो गया। एंड लास्टली पावर टू रिमूव की ऑफिशियल्स। आप मुझे बताइए किसी को अगर रिमूव करना है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, उनके पास कोई पावर नहीं होती कि की ऑफिशियल्स को रिमूव कर सके, ठीक है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर हो गया, जजेस हो गए हाई कोर्ट के, उनके पास पावर नहीं होती। अगेन ये क्या दिखाता है कि डिवीजन ऑफ पावर कैसा है, फेयर नहीं है। क्लियर? सो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर काफी छोटा था, इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट चैप्टर व्हेन आई ब्रिंग, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ये गवर्नमेंट, यस, लोकल गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो वो काफी लंबा जाने वाला है चैप्टर, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट को हम कवर करेंगे थोड़ी देर बाद, और नेक्स्ट सेशन में इनफैक्ट। तो आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे अहेड।